ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 का लघुत्तरीय प्रश्न है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम लोग आज लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो दीर्घ का होगा। और हमने इसका जो रीडिंग का सीरीज है वो अभी ख़त्म नहीं किया, तो उसको भी अच्छे से देखें क्योंकि ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में बोला है कोशिका की परिभाषा दे। तो कोशिका एक छोटा इकाई, आपको पता है सबसे छोटा होता है, और जो भी जीव जंतु होते हैं चाहे पेड़ पौधे तो वो सभी कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। जीवन की जो भी क्रिया होता है वो कोशिका से ही पूरी होती है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम अगर कोशिका की बात करें तो एक सेल मतलब एक जैसे बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि अंग बनता है, अंग तंत्र बनता है। और जब अंग तंत्र जैसे सेल से बना हमारे पास टिश्यू, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर यानी ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर यहाँ पे अंग बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग हमारे पास जैसे लीवर हो गया, है ना, लीवर हो गया, किडनी, फेफड़ा, ये सब बहुत सारे अंग हैं। इंटेस्टाइन, आंत हो गया, तो ये एक अंग है। और अंग बहुत सारे मिलकर यहाँ पे कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। जैसे हमारे पास एक श्वसन तंत्र हुआ जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तो जो भी है सांस लेने में जो जो अंग काम करता है, ठीक है, यूज होता है, वो एक ऑर्गन सिस्टम हो, अंग तंत्र हो। उसी प्रकार से पाचन तंत्र हुआ, पाचन में जब खाना खाते हैं मुंह हो गया, मुंह से जाता है वो फिर पेट में जाता है, फिर पेट से छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, तो वो एक पाचन तंत्र हुआ। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे तंत्र बनता है, और इस प्रकार से तंत्र से हमारा एक बॉडी का निर्माण होता है, अर्थात शरीर का निर्माण होता है। तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे मेन इकाई सेल ही है। ठीक है, सेल ही से सब चीज़ बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको शरीर की रचनात्मक अर्थात रचना, इसी से जो भी हमारे पास रचना है वो सेल से ही है। ठीक है, और क्रियात्मक इकाई, क्योंकि जीवन की जो भी क्रिया होती है वो सेल पर ही निर्भर, सेल से ही होता है। तो इस शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग कोशिका कहते हैं। और इस जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल्स में हमें 9 क्लास में पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी है जिस तरीके से है उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो दूसरा हम बोल रहे हैं कोशिका तथा उसके अवयवों को अभिरंजित करने वाले मुख्य रंजकों के नाम लिखना है। तो इसमें जो भी हमारे पास कोशिका होता है, जैसे कि कोशिका का मेन जो 3 पार्ट होता है, एक तो जैसे कि ये हम लोग कोशिका पा लिया। ठीक है, बीच में केंद्रक होता है, और यहाँ पे बीच में केंद्रक, और ये कोशिका है, ये बीच में इस प्रकार से यहाँ पे द्रव रहेगा। तो ये बाहर वाले कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये बीच में रहेगा उसको केंद्रक द्रव बोले, सॉरी यहाँ पे कोशिका द्रव होगा, और ये केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक के अंदर भी द्रव होता है जिसको केंद्रक द्रव बोलेंगे। तो ये सब हम लोग देखेंगे रीडिंग के सीरीज में। तो कोशिका के जो भी अवयव है, जो भी हमने देखा, इसके जो केंद्रक द्रव होते हैं यहाँ पे, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, कई सारे अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। यहाँ पे इसको बोल रहे हैं अवयव। तो उसको अभिरंजित करने वाले मुख्य रंजकों के नाम लिखने के लिए यहाँ पे बोले, मतलब कोशिका के जो भी अवयव उसको। तो कोशिकाओं तथा कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक रंजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आयोडीन के घोल से शैवाल को, तो ये भी एक कोशिका का अवयव है। ठीक है, कॉटन ब्लू से कवक को, और ग्राम अभिरंजक से जीवाणु को, और एसीटोकार्मिन से गुणसूत्र को, हीमाटॉक्सिलिन से केंद्रक, ऑरेंज जी से कोशिका द्रव को अभिरंजित किया जाता है। आप चाहे तो ये सबको एक एक कर याद रख सकते हैं। ऑरेंज जी से कोशिका द्रव से, मतलब इस प्रकार से आयोडीन से शैवाल को। ठीक है, तीसरा नंबर में बोल रहा है कोशिका झिल्ली के चयनात्मक परिगम झिल्ली क्यों कहा जाता है। देखिए कोशिका जो हमारे पास, उसके बाहर में एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होते हैं, मतलब इससे जो भी है कुछ अंदर बाहर हो सकता है। और चयनात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उसको चुनकर अंदर बाहर करेगा, जो ज़रूरत का चीज़ होगा उसको अंदर ले जाएगा, और जो अंदर से बेकार चीज़ होगा उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परिगम झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह केवल ऐच्छिक, यानी आप जो भी इसका इच्छा होता है, जो अच्छे पदार्थ होते हैं उसको अंदर, और इसके इच्छा मतलब इसीलिए इसको ऐच्छिक बोलते हैं क्योंकि ये
खुद से इसको चूज कर कर अंदर बाहर करता है। तो पदार्थों को कोशिका के अंदर आने तथा हानिकारक यानी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है। जो भी बेकार पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देता है, और जो भी इसका काम का होगा उसको अंदर आने देता है, और जो बेकार होता है उसको बाहर जाने देता है। ठीक है। चौथा में जीव द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगाकों के नाम लिखे। तो जीव द्रव में पाए जाने वाले जीव द्रव बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक कोशिका है और ये केंद्रक है, और केंद्रक के बीच में भी जीव द्रव कुछ द्रव होते हैं जिसको केंद्रक द्रव बोलते हैं, और यहाँ पे इसको जो इस यहाँ पे होगा उसको हम लोग कोशिका द्रव बोलेंगे। ठीक है। तो जो केंद्रक द्रव हुआ और कोशिका द्रव हुआ, ठीक है, इसको और इसको दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे जीव द्रव। इसको अगर बोलेंगे कोशिका द्रव, इसको केंद्रक द्रव, दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे उसको जीव द्रव। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर बोलेंगे जीव द्रव। तो इसमें पाए जाने वाले अंगाकों के नाम लिखना है। तो जीव द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगाकों के नाम इस प्रकार है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो सेल के अंदर होता है, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिकाएँ हो गया, राइबोसोम हो गया, और यहाँ पे केंद्रिका हो गया जो केंद्रक के अंदर रहेगा। ठीक है। गुणसूत्र हो गया, ये भी केंद्रक के अंदर रहेगा। तारकाय भी हो गया, तारक का, ये भी केंद्रक के अंदर रहेगा। ठीक है। तो मतलब ये सेल के अंदर ही रहेगा। ठीक है। मतलब जीव द्रव यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव में भी ये सब अंग होते हैं। इसका हम लोग फिगर भी यहाँ पे नीचे देख लेंगे, और जो भी यहाँ पे अंगक है इसको डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो इसमें तो शायद उतना अंगक के बारे में बताया नहीं गया। 9th क्लास में इसको पूरा फुली डिटेल्स में बताया गया। 5वां में आपका है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। चूँकि देखिए हम लोग भोजन खाते हैं और फिर जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो सेल में ही उसका सारा क्रिया होता है, ऑक्सीजन से मिलकर वो टूटता है और एटीपी के फॉर्म में होता है। वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। या दोहरी झिल्ली से घिरी, दंडाकार या फिर गोलाकार रचना, और भी कई आकार के हो सकते हैं। ठीक है। अनियमित होते हैं, जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह कोशिकीय श्वसन के दौरान जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये एटीपी का निर्माण करता है। जो भी हमारे पास भोजन होता है उसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कर ये भोजन को निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, जिसके कारण इन्हें हम ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को निर्माण करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे अंगक हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास जंतु कोशिका है, ठीक है, पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बीच में नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में नहीं, ये यहाँ पे केंद्रक है, और इसका साइड में केंद्रक होने की वजह से इसका जो रसधानी आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो रसधानी इसका बड़ा होता है, लेकिन इसका जो रसधानी आप यहाँ पे देखेंगे और इसमें छोटा होता है। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए रिक्तिका, ये छोटा यहाँ पे है लेकिन इसमें बड़ा होता है। तो इसमें जो भी हमारे पास अंदर देख रही है तो कोशिका झिल्ली है हमारे पास, इसका कोशिका झिल्ली ये रहा, और इसको अगर गौर से देखिए आप तो समझ जाएंगे। और बहुत सारे अंदर में अंग है। ये केंद्रक हुआ, और केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होता है, और बीच में द्रव है बहुत सारे, इसको केंद्रक द्रव बोलेंगे। ठीक है। और इसमें डीएनए जो भी क्रोमेटिन होते हैं वो इसमें होते हैं, आनुवांशिक वाले जो पदार्थ होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम है। इस प्रकार से अंतःपरद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलेंगे कोशिका द्रव, ये हुआ, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। और सेंट्रोसोम हो गया, ये हो गया, ये तो सारे कोशिका का अंग है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। ठीक है। तो ये सारे अंग होते हैं जिसको हम यहाँ पे तो उतना नहीं जानेंगे, लेकिन 9th क्लास में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है। ये रहा एनिमल सेल, और ये रहा, इसमें देखिए बीच में है केंद्रक, लेकिन इसमें केंद्रक बीच में नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये जो होता है रिक्तिकाएँ, ये राजधानी, ये बड़ा होता है। इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है। चूँकि देखिए हरित लवक जो होता है वो हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का काफ़ी बड़ा रोल होता है भोजन को बनाने में, यानी प्रकाश संश्लेषण करने में। क्लोरोफिल ही होता है जो प्रकाश को अवशोषण करता है, जो ऊर्जा होता है उसको, और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे भोजन बनाया जाता है। ठीक है। अब भोजन बनाने में क्या क्या चीज़ का जरूरत है आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से लेता है, मिट्टी से जल खनिज लवण लेता है, और क्लोरोफिल उसके पास है जिससे वो ऊर्जा को लेता है। ठीक है। तो ये सब ऐसे भोजन बनाता है, इसलिए इसको जो है ये क्लोरोफिल को अर्थात हरित लवक में पाया जाता है। तो हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। तो हरित लवक में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। जहाँ पे पेड़ पौधा का हरा, जहाँ जहाँ हरा होगा वहाँ पे क्लोरोफिल होगा। ठीक है। तो वो वर्णक पाया जाता है हरे रंग का, या पौधे की हरी पत्तियों तथा अन्य हरे भागों में पाया जाता है। जहाँ भी हरा होगा वहाँ प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल वर्णक तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, पूरी होती है, ठीक है। इसी कारण इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 7वां में पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका में बहुत सारे ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो कि जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, और जो जंतु कोशिका में ऐसे तो नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एक ही बात हुआ, पादप कोशिका में जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जैसे कि जो हमारे पास जंतु का कोशिका होता है उसमें एक कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, सिर्फ। लेकिन इसके बाहर भी एक कड़ा आवरण होता है पादप कोशिका में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका को, ठीक है। तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कोशिका भित्ति होता है। इसमें लवक यानी कि प्लास्टिड उपस्थित होता है। एक कोशिका अंग हुआ जो प्लास्टिड यानी कि लवक, जो कि इसमें होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें लवक यानी कि प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। ये पेड़ पौधे में ही होता है, ठीक है, पेड़ पौधे कोशिका में ही होता है। तीसरा में कोशिका के मध्य भाग में एक बड़ी रसधानी पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा फिगर में भी एक बड़ा रसधानी था, क्योंकि इसका जो केंद्रक होता है वो साइड में होता है, इसलिए इसका बड़ा रसधानी होता है। लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी में है कि कोशिका में छोटी छोटी रसधानियाँ होती है या फिर नहीं भी होता है, यानी अनुपस्थित भी होती है, ठीक है। 8वां में हमारे पास केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्यों कहा जाता है। क्योंकि केंद्रक ये जो सब चीज़ नियंत्रण करता है, क्योंकि यहाँ पे देख, क्योंकि यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रक जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोशिका के वंशानुगत जानकारी होती है, यानी DNA RNA जो भी हो, ठीक है, DNA है और जीन, ये सब, और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रण भी करता है केंद्रक। तो इसलिए इसको केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा रसधानी, ये रिक्तिका, और ये कोशिका झिल्ली हुआ, इसके बाहर में कोशिका भित्ति, एक एक्स्ट्रा में साइटोप्लाज्म हुआ, लाइसोसोम हुआ, इसको माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम हुआ, गोल्गी का हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हरित लवक हुआ, लवक, इसके अंदर में क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। तो ये था आपका लघुत्तरीय प्रश्न। वीडियो को पेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।